जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार RKM स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था अम्ल, क्षार और लवण, और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज पढ़ते हैं। ये जल और ये अम्ल है। जब भी अम्ल को जल में मिलाना होता है तो हम जल को हिलाते हुए अम्ल को डालते हैं, मिलाते हैं। चूँकि अगर जल को हिलाते हुए अम्ल को नहीं डालेंगे तो वह ठीक से मिलेगा नहीं और वो उत्क्षेपित होकर के हमें जला सकती है या हमारा नुकसान कर सकती है। इसीलिए जल को हिलाते हुए अम्ल को उसमें डालते हैं, ना कि अम्ल में जल को डालते हैं। अगर अम्ल में जल को डाल दिए तो वह कांच का बर्तन तो टूट ही जाएगा दोस्तों, और साथ ही हमारे शरीर को पूरा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए यह बात ध्यान रहे कि हम जल को हल्का हिलाते हुए उसमें अम्ल धीरे धीरे डालेंगे। जल को हिलाते हुए अम्ल को डालें धीरे धीरे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, अब हम लोग pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे। pH स्केल है क्या, आखिर इसका काम क्या है, देखते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया जो pH स्केल कहलाता है। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि जल में हाइड्रोजन आयन के घुलने से अम्ल बनता है और जल में OH नेगेटिव आयन के घुलने से क्षार बनता है। ये ठीक उसी अम्लीयता और क्षारीयता को जांचने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। अब देखेंगे उस स्केल में कैसे काम करता है अम्लीयता एवं क्षारीयता। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नोट, ये P का अर्थ होता है पोटेंस या पुषांश, मतलब पावर या शक्ति। अब देखेंगे ये एक pH स्केल है, और एक तरफ देखे होंगे यहाँ से जो यहाँ तक जो लकीर जाती है ये स्केल को दो भागों में बांटती है। हमने नीचे वाले भाग को OH नेगेटिव कहा, मतलब ये क्षार है, और ऊपर वाले भाग को हाइड्रोजन प्लस का, मतलब ये अम्ल है, और इसके बीच वाले भाग को 7 का जो उदासीन है। 7 से नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता की प्रकृति बढ़ती है, और 7 से अधिक जाने पर क्षारीयता की प्रकृति बढ़ती है। क्योंकि जैसे जैसे हम 7 से 6 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, जैसे जैसे हम इस 0 की ओर बढ़ेंगे तो अम्लीयता की प्रकृति बढ़ेगी, और जैसे जैसे 7 से 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, 10 जाएंगे, 12 जाएंगे तो क्षारीयता की प्रकृति बढ़ेगी। मतलब दोस्तों 7 से नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ेगी। अब इस फिगर को समझेंगे। अगर इसको समझ लिए तो इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक pH स्केल है और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को हाइड्रोजन प्लस आयन और दूसरा OH नेगेटिव आयन। ये देखेंगे दोस्तों, ये इस कोने से लेके इस कोने तक जाती है और इस कोने से इस कोने तक आती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने के क्रम में ये वाला भाग देखिए, हाइड्रोजन प्लस आयन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयन बढ़ रहा है, मतलब ये अम्ल की ओर आएगी तो हाइड्रोजन प्लस आयन में वृद्धि होगी। अगर ये अम्ल की ओर आएगी तो हाइड्रोजन प्लस आयन में वृद्धि होगी, और OH नेगेटिव आयन देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे ज़्यादा है और इधर अम्ल के इधर कम है, तो यहाँ लिखेंगे OH नेगेटिव आयन में कमी होगी। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों OH नेगेटिव आयन में कमी होगी। अब आएंगे क्षार की तरफ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये हाइड्रोजन प्लस आयन वाला फिगर देखिए, यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ वृद्धि हो गया, और यहाँ पे जब इधर से इधर जाएंगे तो ये कमी हो रही है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ कमी हो रही है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस आयन में कमी हो रही है। क्षारीय की ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन में कमी होगी। उसके बाद OH नेगेटिव आयन में जब क्षारीय की ओर जाएंगे, 7 से 14 की तरफ जब जाएंगे क्षारीय की ओर, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से यहाँ की जगह में वृद्धि हो रही है, तो OH नेगेटिव आयन में वृद्धि हो रही है। इस चीज़ को हम यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों
जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन बढ़ेगी, इधर की जाएंगे और जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन की वृद्धि होगी। इसी पर ये चीज़ सेट है और इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, जिसमें दे दिया जाता है दोस्तों हाइड्रोजन प्लस आयन में वृद्धि कैसे होती है। तो आंसर में देना होगा दोस्तों, जैसे जैसे 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन में वृद्धि होगी। अगर इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि क्षारीय आयन में वृद्धि कैसे होती है, तो वहाँ लिखेंगे दोस्तों OH नेगेटिव आयन में वृद्धि होगी तो क्षारीय आयन में भी वृद्धि होगी। अब उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे pH मान। अब देखेंगे बहुत सारा प्रकृति में चीज़ पाए जाते हैं, उनका pH मान हर चीज़ का निश्चित है, हर चीज़ को माप करके रखा गया है। उनमें से कुछ pH मान को हम जानेंगे जो अपने दैनिक जीवन में रेगुलर यूज करते हैं। जैसे जल, नमक और शुद्ध फल, इन तीनों का pH मान 7 होता है, अर्थात ये उदासीन होता है। कभी भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए जल का pH मान तो 7 होगा, और नमक का pH मान तो भी 7 होगा, और शुद्ध फल का pH मान तो भी 7 होगा। ये तीनों उदासीन होते हैं। उसके बाद जठर रस, इसका pH मान 1.2 होता है, ये हमारे लीवर में पाए जाते हैं। उसके बाद नींबू, इसका pH मान 2.2 होता है। उसके बाद रक्त, इसका pH मान 7.4 होता है, और ये क्षारीय भी होता है क्योंकि 7 से अधिक है तो क्षारीय है। HCl का pH मान 0 होता है, इसीलिए इसका अम्लता अधिक होती है। लार का pH मान 6.5 होता है, जो हमारे मुंह में स्टार्च है उसका pH मान 6.5 होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है, और मूत्र का pH मान 6 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं दोस्तों, इसका pH मान 10 होता है। मानव शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है। हमारा जो शरीर होता है वो 7.0 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है। सेकेंड देखेंगे दोस्तों, मुंह के pH मान 5.5 के नीचे जाने पर दांत सड़ना आरंभ कर देता है। अगर हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा दांत सड़ना आरंभ कर देगा। क्योंकि जब दोस्तों हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे दांत में कुछ ना कुछ फंस जाते हैं। जब उसको समय मिलता है 12 घंटे 14 घंटे या फिर 22 घंटे के या 24 घंटे के अधिक, तो वह सड़ना आरंभ कर देता है और हमारे मुंह का pH मान को अधिक अम्लीय बनाना शुरू कर देता है। मतलब ये 5.5 था तो ये नीचे होकर के 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितना कम होगा उतना जल्दी हमारा दांत सड़ना निश्चित है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग ब्रश करते हैं, और ब्रश करने के बाद पुनः अपने मुंह को हम लोग क्षारीय बना लेते हैं, अपने दांत को क्षारीय बना लेते हैं। क्योंकि जो ब्रश करते हैं उस कोलगेट में होता है सोडियम लोरेल सल्फेट, और उसमें एक पिगमेंट होता है फ्लोरीन। इन सभी से मिलकर के कोलगेट बनता है, जो हमारे मुंह को क्षारीय तो बनाता ही है, साथ ही साथ हमारे दांत को स्वस्थ भी रखता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मधुमक्खी का डंक या नेटेल का पौधा या चींटी, इन सभी के काटने से आपको बहुत ज़्यादा लहर एवं जलन होता होगा, और साथ ही उस स्थान पे जहाँ पे काटता है वह जगह फूल जाता होगा। कारण यही है दोस्तों कि जब वो डंक मारती है या फिर नेटेल का पौधा छूती है तो उस जगह पे मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में इंसर्ट कर देता है, अंदर हमारे डाल देता है। ये मेथनोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। यही अम्ल हमारे शरीर में मधुमक्खी का डंक से इंसर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में उस हिस्से में लहर एवं जलन होती है। और इसके इलाज के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आगे देखेंगे। इलाज के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। जिस जगह हमें मधुमक्खी ने डंक मार दिया उसी जगह हम तुरंत बेकिंग सोडा को लगाएंगे और हमें राहत मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेटेल का पौधा, जो हमारे गांव के भाषाओं में इसे बिछतिया के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसके इलाज के लिए भी आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं उस जगह। अगर नहीं मिला तो
आप डाक का पौधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाक का पौधा जो होता है, जहाँ पे ये नेटल का पौधा होता है उसी जगह आसपास डाक के पौधा भी होते हैं। उस जगह आप ध्यान से खोजेंगे तो बिल्कुल उसी के जैसा सेम टू कॉपी डॉग का पौधा होता है। अगर ये नहीं मिल पाया तो आप बेकिंग सोडा उसके जगह यूज कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक एंटी एसिड है। ये दोनों का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। ये दोनों क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण ये अम्लीय को, मेथोनिक अम्ल को न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ प्राकृतिक स्रोत और उसके अम्ल के बारे में जानेंगे। क्या क्या प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से अम्ल है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। दूध और दही, इन दोनों में लैक्टिक अम्ल होता है, और नींबू और संतरा, इन दोनों में सिट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन दे दिया जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल आता है, तो हमें ऑप्शन में इन चारों पांचों में से किसी एक को चुन करके मारना होता है, सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन दे दिया जाता है कि दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है, तो हमें इन दोनों को जांच करके मारना पड़ता है कि लैक्टिक अम्ल होता है। उसी तरह इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल होता है, इसे भी याद रखेंगे, टार्टरिक अम्ल होता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल आता है। मुख्यतः ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो वहाँ हम मारेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन जब एग्जामिनर को फंसाना होता है तब वो पूछते हैं टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल होता है, तो वहाँ दोस्तों एसिटिक अम्ल मारेंगे, क्योंकि टमाटर सॉस है यहाँ पे, जो हम लोग या आप लोग कभी भी यूज़ किए होंगे, कहीं भी गए होंगे तो टमाटर सॉस। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कलोर क्षार प्रक्रिया। आखिर क्या है ये कलोर क्षार प्रक्रिया, इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, बस उससे वाकिफ करना रह गया है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, मतलब सोडियम क्लोराइड जैसे नमक NaCl, जलीय विलयन मतलब जल, सोडियम क्लोराइड को जल में मिलाने से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब उससे इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे, यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगी। अकेले सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा, अकेले जल में भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा। जब तक ये दोनों मिलेगा नहीं तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उससे पास नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे जल से तो ये जलीय विलयन हो गया, और इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी, साथ ही साथ क्लोरीन गैस का निर्माण करेगी और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। और ये क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होगी और ये हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होगी। व्यंजक चूर्ण, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का उत्पादन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इस पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा व्यंजक चूर्ण और जल। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका उपयोग करते हैं वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा में एवं लॉन्ड्री में, रासायनिक उद्योग में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, क्योंकि आप लोग शहर में रहते होंगे दोस्तों या गांव में भी, तो सप्लाई वाटर ज़रूर पीते होंगे जो सरकार के द्वारा अवेलेबल किया गया है। उस पानी को सबसे पहले गंगा से लाने के क्रम में 2 बार प्योरीफाई किया जाता है। उसको प्योरीफाई करने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, और उस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन नाम का एक गैस होता है। जब आप पीते होंगे सप्लाई वाटर तो हल्का हल्का वो महकता भी होगा, गंध भी करता होगा, वो क्लोरीन गैस ही है दोस्तों। तो पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में, जो भी उस जल में जीवाणु होते हैं उसको मार दिया जाता है, और मारने के बाद हमें प्योर जल प्राप्त होता है जिसे हम लोग पीते हैं। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। बेकिंग सोडा कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया,
इन चारों का रिएक्शन एक साथ करने से हमें अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा का निर्माण मिलता है। इसको याद ऐसे रखेंगे दोस्तों, फार्मूला के तौर पे याद रखना थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको याद ऐसे रखेंगे। नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन चारों को जब मिलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा और बेकिंग सोडा का निर्माण होगा। ये बेकिंग सोडा का उपयोग हम खास्ता बनाने में करते हैं, पकोड़े बनाने में करते हैं, और खाना कभी कभी जल्दी बनाना होता है कोई चीज़ तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, कोई भी चीज़ को जल्दी सिझाने के लिए। उसके बाद आते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। कई लोगों को तो ये पता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल दोनों के मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनता है। ये वही टार्ट्रिक अम्ल है दोस्तों जो अभी हमने पढ़ा, इमली में जो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है वही टार्ट्रिक अम्ल है। उसको बेकिंग सोडा से मिलाने के बाद बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। उसके बाद आता है दोस्तों धोवन सोडा, धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोवन सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो धोवन सोडा हमें प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे बनता है धोवन सोडा। यह सोडियम कार्बोनेट जब जल के 10 अणु के साथ मिलेगी, सोडियम कार्बोनेट जब जल के 10 अणु के साथ मिलेगी तब यह सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट में जल के अणुओं की संख्या कितनी है। इस बार ग्रुप डी में दोस्तों कई सीटों में पूछा गया, तो जल की संख्या कितनी है, तो 10 है। हम इसी तरह से पहचानेंगे, कोई भी फार्मूला में जल का संख्या पूछ दे, कार्बन डाइऑक्साइड का संख्या पूछ दे, तो हम उसके अणुओं की संख्या को देखेंगे कि कितना अणु है और वही हमारा संख्या हो जाएगा। आ जाता है दोस्तों उपयोग। धोवन सोडा का उपयोग हम कांच में करते हैं, साबुन में, कागज़ उद्योग में करते हैं। कांच, साबुन, कागज़, इन सभी उद्योगों में धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं और बोरेक्स का उत्पादन में भी धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। जल की अस्थायी कठोरता को भी दूर करने के लिए हम धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। एक्चुअली होता दोस्तों ये है कि कभी कभी किसी जगह का पानी में कठोरता अधिक होती है तो उसको दूर करने के लिए हम धोवन सोडा का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साबुन अधिक घिसता है। ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आगे जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे आप पेरिस ऑफ प्लास्टर भी कह सकते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बनाता है। तो देखेंगे दोस्तों कैसे इसमें कैसे रिएक्शन होता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, जल का आधा अणु इसमें लिया गया दोस्तों, ये आधा अणु, प्लस डेढ़ H2O, ये डेढ़ H2O, जल का डेढ़ अणु लिया गया है और 373 केल्विन पर इसको हीट किया गया है और हीट करने के बाद हमें CaSO4 इंटू 2H2O प्राप्त होता है, जिप्सम। इसे हम जिप्सम कहेंगे। आप इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये CaSO4 इंटू ये हाफ H2O और प्लस डेढ़ H2O को मिलाएंगे तो 2H2O का निर्माण होगा। ये POP है जिसको आप लोग कभी कभी पुट्टी भी बोलते हैं। घरों में इसका उपयोग किया जाता है। खास करके इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। मूर्तियों तथा सांचे को बनाने में किया जाता है। खिलौना एवं सजावटी सामान को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब कुछ चीज़ें आ गई दोस्तों जो पीछे हम पढ़ें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं और इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं।
इसका 3 नाम है दोस्तों। एग्जामिनर को जब क्वेश्चन टफ करना होता है तो इसका एक नाम दिया जाता है, ये वाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन में रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये इसका तीनों नाम अगर याद रहेगा तो हम आसानी से मार सकते हैं। पहला नाम बेकिंग सोडा, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण समाप्त होता है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।